नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे काफी स्याह पन्ने को पलट रहे हैं जो एक साथ औपनिवेशिक क्रूरता और इंसानी जज्बे दोनों की कहानी कहता है। हम बात कर रहे हैं अंडमान की सेलुलर जेल की, जिसे सब काला पानी के नाम से जानते हैं। पोर्ट ब्लेयर में बनी ये जेल ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि अलगाव, भयानक यातना और गजब के प्रतिरोध का गढ़ बन गई थी। बिल्कुल। और काला पानी, ये नाम ही अपने आप में काफी था। इसका मतलब ही था कि समुद्र पार एक ऐसी सजा जहां से लौटना लगभग नामुमकिन समझा जाता था। इस सेलुलर जेल को अंग्रेजों ने खास तौर पर 1896 और 1906 के बीच बनवाया था, और मकसद साफ था, राजनीतिक कैदी यानी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ना, और सिर्फ पकड़ना नहीं, उन्हें भारत की मुख्य भूमि से पूरी तरह काट देना, उनकी आवाज, उनके हौसले सब खत्म कर देना। हाँ, और इसका जो डिजाइन था वो तो कमाल का था। ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ही सोचा गया था। 7 विंग्स या शाखाएं कह लीजिए, एक पहिए की तीलियों की तरह फैली हुई, और हर विंग में सैकड़ों छोटी छोटी कोठरियां। कहते हैं बनावट ऐसी थी कि एक कैदी दूसरे कैदी को देख भी ना सके, शायद सुन भी ना सके। ये तो सिर्फ अकेलापन नहीं था, ये तो दिमाग पर सीधा हमला था, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये एक सोचा समझा, क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक हथियार ही था। हर कैदी बिल्कुल अकेला, बाहर की दुनिया से तो कटा ही हुआ, अपने साथियों से भी बिल्कुल कटा हुआ। मकसद ही था कि वो अंदर से टूट जाए, उनकी सारी उम्मीद खत्म हो जाए। और इसके साथ साथ शारीरिक यातनाएं तो थी ही। वो जो कोल्हू चलवाते थे तेल पेरने के लिए। हाँ, सुना है उसके बारे में, बहुत ही भयानक था वो। जी, वो सिर्फ मेहनत नहीं थी, वो आत्मा को कुचलने का तरीका था। रोज घंटों एक छोटे से दायरे में घूमते रहना, फिर कोड़े मारना, पानी ना देना, भूखा रखना, और अगर बीमार पड़ गए तो कोई इलाज नहीं। ये सब रोज की बात थी। बहुत सी कैदियों ने तो वहीं दम तोड़ दिया, यातना सहते सहते, या फिर अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठे। उफ, सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी भयानक जगह पर हमारे कितने ही जाने माने स्वतंत्रता सेनानी कैद रहे, जैसे वीर सावरकर का नाम आता है। वो एक क्रांतिकारी थे, लेखक भी, विचारक भी। उन्हें 1911 में यहाँ भेजा गया था। जी, और उनके अलावा भी बहुत से नाम हैं। बटुकेश्वर दत्त याद हैं, जो 1929 के असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। सुशील दास गुप्ता, बरिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, लिस्ट बहुत लंबी है। और बाद में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो आजाद हिंद फौज के भी कुछ सदस्यों को यही कैद रखा गया था। यानी हर पीढ़ी के स्वतंत्रता सेनानी। हाँ बिल्कुल। हर नाम के पीछे कहानी है, त्याग है। देखिए, सावरकर जैसे कुछ लोगों पर आज राजनीति बहसें होती हैं, वो अलग बात है। लेकिन उस समय वो और उनके जैसे कई दूसरे कैदी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बड़े राष्ट्रीय प्रतिरोध का प्रतीक थे। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की कार्रवाई ने तो पूरे देश को हिला दिया था। इन सबको यहाँ लाकर अंग्रेज शायद यही दिखाना चाहते थे कि देखो, विरोध करोगे तो ये हश्र होगा। लेकिन कमाल की बात यह है, और शायद सबसे जरूरी बात भी, कि इतनी भयानक जगह में जहां शायद ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो, विरोध की वो आग बुझी नहीं। ये कैसे हो पाया होगा? उस घुटन भरे माहौल में आवाज उठाना, संगठित होना। ये सच में इंसानी जज्बे की मिसाल है। कैदियों ने हार नहीं मानी, उन्होंने तरीके ढूंढ निकाले। जैसे गुप्त रूप से चिट्ठियां बाहर भेजी जाती थीं, इनसे देश को पता चलता था कि अंदर क्या जुल्म हो रहा है। जेल के अंदर ही कैदियों ने अपने छोटे छोटे संगठन बना लिए थे, योजनाएं बनाते थे, और उनका सबसे ताकतवर हथियार साबित हुआ भूख हड़ताल। भूख हड़ताल सेल्युलर जेल के अंदर? जी हाँ, 1912 से लेकर 1937 तक कई बार कैदियों ने सामूहिक भूख हड़तालें की। ये बहुत बड़ी बात थी। इन हड़तालों ने ब्रिटिश प्रशासन की जो क्रूरता थी उसे पूरी दुनिया के सामने ला दिया, और फिर देश भर में इन कैदियों के समर्थन में आवाज उठने लगी। उन्होंने दिखा दिया कि आप हमारे शरीर को कैद कर सकते हो, हमारी आत्मा को नहीं। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अक्सर जब हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो हमारा ध्यान दिल्ली या बड़े शहरों के बड़े नेताओं पर ही रहता है। लेकिन अंडमान जैसी दूर जगह पर इन दीवारों के पीछे जो लड़ाई लड़ी गई, जो कुर्बानियां दी गईं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जाहिर है, अंडमान का भूगोल, वो भारत से कितना दूर है, अलग थलग। दूसरा, जैसा मैंने पहले कहा,
कुछ कैदी जैसे सावरकर, उनसे जुड़े जो बाद के राजनीतिक विवाद हुए, उन्होंने भी शायद इस जगह के इतिहास पे एक जटिलता की परत डाल दी है। नतीजा ये होता है कि इन दीवारों के अंदर जो अनगिनत कुर्बानियां दी गईं, जो संघर्ष हुआ, उसकी पूरी कहानी हमारी राष्ट्रीय याददाश्त में उतनी जगह नहीं बना पाती जितनी शायद उसे मिलनी चाहिए। ये एक तरह की सिलेक्टिव मेमोरी है जो हमें इतिहास की पूरी तस्वीर देखने से रोकती है। तो इन सारी बातों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि काला पानी सिर्फ अंग्रेजी जुल्म का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि वो इंसानी हौसले और आज़ादी की कभी ना मरने वाली इच्छा का भी प्रतीक है। एक तरफ थी एक बेरहम अवस्था और दूसरी तरफ था वो जज्बा जो टूटकर भी झुकने को तैयार नहीं था। निश्चित रूप से ये जगह हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई कितनी फैली हुई थी, कितने अलग अलग मोर्चों पर लड़ी गई थी। इसमें सिर्फ बड़े जाने माने नेता ही नहीं थे, बल्कि हजारों ऐसे गुमनाम नायक भी थे जिन्होंने देश के कोने कोने में, यहाँ तक कि इस दूर दराज के वीरान टापू पर भी अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अकल्पनीय बलिदान दिए। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि इतिहास के इन भूले बिसरे या शायद जानबूझकर भुला दिए गए पन्नों को, इन गुमनाम बलिदानों को याद रखना आज हमारे लिए, हमारी आज़ादी की समझ के लिए क्यों ज़रूरी है। ये हमारी उस समझ को कैसे और गहरा कर सकता है।